हरियाणा में जो हुआ वो पहले भी कई राज्यों में हो चुका है। इसे लेकर नई नई थ्योरियां और वही थ्योरियां दी जाने लगी हैं। कहीं बताया जा रहा है कि बागी के कारण कांग्रेस हार गई, तो कहीं बताया जा रहा है बीजेपी ने कांग्रेस विरोधी वोट को संगठित कर लिया। कहीं बताया जा रहा है कि हुड्डा अपने मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में कमलनाथ साबित हो गए, तो कहीं यह भी लिखा जा रहा है कि आरएसएस ने 16,000 सभाएं कर बीजेपी को जीत दिला दी, तो कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी उसे ले डूबी। थ्योरी का एक तरह से भंडारा खुल गया है। साफ तौर पर दरारें दिखने लग गई हैं दोस्तों। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस वक्त इंडिया गठबंधन में जूतम पेजार चल रही है। सियासी और राजनीतिक तौर पर जो पुराने छत्रप अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की पहचान को लेकर चल रहे थे, सही मायने में मौजूदा कांग्रेस में अब उनकी उम्र खत्म हो गई, क्योंकि यह कांग्रेस एक नई राजनीतिक धार पर चलने को तैयार है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि वो अपनी ताकत से जीत जाएंगे, उन्हें सत्ता में कोई और भागीदार नहीं चाहिए। कांग्रेस हरियाणा चुनाव हार गई, बावजूद इसके सभी के निशाने पर कांग्रेस ही है। यहां तक कि इंडिया गठबंधन के भीतर के सहयोगी दलों के निशाने पर भी कांग्रेस ही है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके निशाने पर भी कांग्रेस है। यह कौन सी कांग्रेस है? यह 1947 वाली कांग्रेस है, नेहरू के दौर की कांग्रेस है, इंदिरा गांधी के दौर की कांग्रेस है, या फिर मौजूदा वक्त में राहुल गांधी जिस कांग्रेस को गढ़ रहे हैं, उस कांग्रेस ने बिल्कुल नई राजनीति को इस देश में गढ़ दिया है। और डर इस बात को लेकर है कि अगर यह नई कांग्रेस खड़ी हो गई तो राजनीतिक तौर पर तमाम पुराने राजनीतिक दलों की अपनी अपनी कतार कमजोर पड़ जाएगी। राजनीतिक परिवारों से जुड़े बीजेपी के 8 उम्मीदवारों में से 7 जीत गए हैं। इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जिनका कभी कांग्रेस से संबंध रहा है। दोस्तों नमस्कार। हरियाणा में कांग्रेस के हारने के बाद अब इंडिया एयरलाइंस में दरार आना शुरू हो गया है। संजय रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में तो गठबंधन से लड़ी और जीत भी हासिल किया, वहीं हरियाणा में कांग्रेस स्वयं लड़ना चाहती थी, इसलिए वो वहां से हार गई, क्योंकि उनका मानना है कि कांग्रेस अपने वर्चस्व दिखा रही थी। संजय राउत सहित अब महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे के लोगों ने कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में राजनीति की परंपरा को बदल दिया है। कांग्रेस जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, कांग्रेस भाई भतीजे को बढ़ावा देती रही है और आज भी जाति के आधार पर लोगों को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राहुल गांधी ने जिस राजनीति को बढ़ावा दिया है और जो बदलाव किया है, ये पिछले कांग्रेस पार्टी से अलग दिखता जरूर है। दोस्तों पूरे वीडियो में देखें कि किस तरह से अब इंडिया एयरलाइंस में दरारें होती हुई दिखाई दे रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो कहा गया कि इसका आने वाले चुनावों पर असर पड़ेगा, दूरगामी असर पड़ेगा। यानी बीजेपी को 240 सीटें आई तो आगे भी कमजोर होती चली जाएगी। मोदी के दिन लद गए और राहुल के दिन चढ़ गए, ऐसा कहने और लिखने वाले बहुत लोग थे जो गंभीरता से खुद को राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं और हैं भी। अगर वो ना हो तो टीवी स्क्रीन और उनकी शाम खाली हो जाए। इनके इंटरव्यू से ही चैनलों की खिड़कियां भरी रहती हैं और एंकरों का रोज का टाइम कट जाता है, आइडिया मिल जाता है। तो इन सब का शुक्रिया अदा आपको करना चाहिए। अब हरियाणा में बीजेपी जीत गई है तो तर्क दिया जा रहा है कि हरियाणा के चुनाव का राष्ट्रव्यापी असर होगा। ऐसा कहने वाले बता नहीं रहे हैं जून के नतीजों का जो असर बताया जा रहा था वो असर कहां और क्यों खो गया, उसका हिसाब नहीं दे रहे। अब कहने लग गए कि विधानसभा में जो रिजल्ट आया है उसका महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों पर असर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, क्या उसका असर लोकसभा में दिखाई दिया? इस बीच स्मृति ईरानी ने एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में एक ही तस्वीर है जिस पर संघ शक्ति युगे युगे लिखा है और संघ का प्रार्थना गीत है। तस्वीर में आरएसएस का कार्यकर्ता साइकिल से जा रहा है। तस्वीर के कोने में लिखा है द विनर यानी विजेता। क्या स्मृति ईरानी यह कहना चाहती हैं कि हरियाणा के चुनाव की जीत आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने दिलाई है? मोदी की पॉलिटिक्स अब परफॉर्मेंस का रोल नहीं है, रोड शो, हाईटेक प्रचार से जीत नहीं मिलती। साइकिल पर चलने वाले आरएसएस के कार्यकर्ता ही जीत दिलाते हैं और अब भी दिलाते रहेंगे। राजनीतिक परिवारों से जुड़े बीजेपी के 8 उम्मीदवारों में से 7 जीत गए हैं। इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जिनका कभी कांग्रेस से संबंध रहा है। समझना मुश्किल है आरएसएस परिवारवाद का विरोध कर रहा था या परिवारों से जिताऊ उम्मीदवार खोज रहा था, लेकिन खबरें इसी तरह से छपी हैं।
कई खबरों को एक साथ देखने पर तस्वीर कुछ और ही नजर आती है और कारण ठीक ठीक पता नहीं चलता है। अगर आरएसएस ने जीत में कमाल कर दिया तो फिर आरएसएस सैनी सरकार के 9 मंत्रियों को क्यों नहीं जिता सका? वहां आरएसएस क्यों फेल हो गया? इसका जवाब किसी भी विश्लेषण में नहीं मिलता है। अमित शाह और नायब सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी को जीत का चेहरा बताया है, उन्हें ही श्रेय दिया है, लेकिन हरियाणा के कई अखबार जीत का श्रेय नायब सैनी को दे रहे हैं। ट्रिब्यून ने इस जीत को सैनी सेशनल लिखा है, तो हिंदी के कुछ अखबार नायब और नायाब को मिलाकर मुख्यमंत्री सैनी को जीत का श्रेय दे रहे हैं। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि वो अपनी ताकत से जीत जाएंगे, उन्हें सत्ता में कोई और भागीदार नहीं चाहिए। सीधा ताना मारा है, सीधा ताना मारा है यहां पर संजय राउत ने। बकौल संजय राउत, कांग्रेस ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे सत्ता में कोई और भागीदार नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का विजय है, वहां कांग्रेस उनके साथ है और भी होते। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया, हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इसकी गूंज जो है महाराष्ट्र की सियासत में सुनाई दे रही है। कांग्रेस के नेता नाना पटोले सामने आते हैं और कहते हैं कि इस तरह का बयान सार्वजनिक तौर पर नहीं देना चाहिए, इस तरह के बयान से गठबंधन को नुकसान पहुंचता है। देखिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता नाना पटोले। बिल्कुल चर्चा करेंगे क्योंकि सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को एलिगेशन नहीं लगा सकते, ये हमारी भूमिका है। बिल्कुल हम आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल आपत्ति है। उधर उद्धव सेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कांग्रेस को एक नसीहत दी है और उनकी नसीहत आपकी स्क्रीन पर। यह बहुत जरूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए कि वो अपने क्षेत्रीय दलों से जल्द सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात करे, चाहे वो महाराष्ट्र हो या झारखंड। हालांकि इस बयान को आपत्तिजनक नहीं माना जा सकता। जो बात यहां प्रियंका कह रही हैं, यह जमीनी बयान है। कांग्रेस को अपनी सुस्ती से जागना पड़ेगा। यहां जो नसीहत दे रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उस पर गौर कीजिए। इसमें दो राय नहीं है कि संजय राउत जो कह रहे हैं या उद्धव सेना जो कह रही है, वो सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस पर दबाव बनाने की एक सोच है, एक प्रक्रिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस अपने न्यूनतम स्तर पर है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ हरियाणा का नहीं है दोस्तों। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, यह तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी तरफ से शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके चलते आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वहां पर सरकार बना पा रही है। वरना कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? महज 6 सीटें। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने उसका सुपड़ा साफ कर दिया। साफ है, जहां पर बीजेपी से सीधा टकराव होगा, यहां पर यह दिक्कत पेश आएगी। यही वजह है कि सहयोगी दल ताना मार रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो यह भी याद करने लगे कि दरअसल महात्मा गांधी चाहते थे कि यह कांग्रेस खत्म हो जाए आजादी के तुरंत बाद, और पुराने पीढ़ी के कांग्रेसी मौजूदा वक्त की पीढ़ी को मंजूर नहीं है। और पुराने दौर के कांग्रेसियों के जहन में यह सवाल है, राहुल गांधी किस कांग्रेस को खड़ा कर रहे हैं? उसी कांग्रेस को निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं। सवाल एक साथ कई हैं। कांग्रेस के भीतर के सवाल हैं, इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों के सवाल हैं। इस देश के भीतर जीतने के बावजूद भी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी अगर कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं और यह कहकर ले रहे हैं कि दरअसल जो राहुल गांधी जिस कांग्रेस को गढ़ रहे हैं वह सही नहीं है, इस देश को बांटने वाली यह राजनीति है और नफरत फैलाने वाली राजनीति है, तो थोड़ी देर के लिए आज आप रुक जाइए। रुक इसलिए जाइए क्योंकि कांग्रेस के भीतर एक बड़ा बदलाव इस दौर में खुलकर सामने आया है। और हरियाणा के चुनाव का पहला सबक यही निकलकर आया। इस देश के भीतर में कांग्रेसी क्षत्रप जो पुराने दौर की राजनीति को साधते साधते यहां तक पहुंच गए, अब उनकी उम्र पूरी हो चली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक भविष्य अब कितना बचा है, यह अपने आप में एक सवाल तो है। ठीक उसी तर्ज पर जैसे आप कह सकते हैं अशोक गहलोत राजस्थान में हारे, उसके बाद उनका राजनीतिक भविष्य कितना बचा है उस नई कांग्रेस के साथ चलने का जिसको राहुल गांधी गढ़ना चाह रहे हैं और गढ़ रहे हैं, तो यह भी एक सवाल है।
दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से रवीश कुमार ने साफ समझाया कि आरएसएस और बीजेपी का संबंध किस तरह से ये काम करता है, क्योंकि हरियाणा में मात्र 4 रैली करके ही बीजेपी जीत लिए, तो कैसे? ये सब आरएसएस की देन है, जो बीजेपी को एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत दिलाई है, क्योंकि कांग्रेस की हवा में कब बीजेपी आ गई पता ही नहीं चला और दूसरी बार से भी अधिक सीट पाने में ये कामयाब रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का डाउन देख करके लग रहा था कि बीजेपी नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन हरियाणा में तीसरी बार बहुमत से भी ज़्यादा सीट आया है। कुछ वरिष्ठ लोगों का मानना है कि ये सब ईवीएम से संभव हुआ है, लेकिन ईवीएम से तो जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हुआ, लेकिन वहाँ तो कांग्रेस संघ ने जीत हासिल किया है। क्या राहुल गांधी के नेता के जो लोग हैं वो जनता के प्रति अपना सहानुभूति पाने में नाकाम हो रहे हैं? दोस्तों, आपकी अपनी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।